करीब 24 घंटे से एक परिवार पोस्टमार्टम हाउस के एकदम बाहर खड़ा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि कब पोस्टमार्टम हो, कब उनके परिवार के एक व्यक्ति की जो मौत हो चुकी है उसकी बॉडी उनको मिल जाए। उसके बाद जाएंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे। इंतजार कर रहे थे, बार बार जाते थे, डॉक्टर से पूछते थे साहब कितना समय और लगेगा। डॉक्टरों की टीम थी, वो पोस्टमार्टम कर चुकी थी। पोस्टमार्टम करने के बाद एक डॉक्टर बोला दूसरे डॉक्टर से कि सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी शरीर के अंदर कई गोलियां फंसी हो सकती हैं, इसलिए हमें फिर से देखना चाहिए और देखने के बाद जब पूरा इत्मीनान हो जाए तब जाकर इन बॉडी को परिवार को सौंप देना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको यकीन नहीं होता है तो एक बार फिर से पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। जब प्रक्रिया शुरू होती है तब जब देखा जाता है तो गोलियां वाकई निकल आती हैं। 2 बार पोस्टमार्टम हो जाता है और जब नंबर आता है बॉडी को सुपुर्द करने का, देखने का, फिर से वही डॉक्टर एक बार फिर से अपने सीनियर से कहता है कि सर आपको एक बार फिर से देखना चाहिए, मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कि ऐसा ना हो कि बॉडी के अंदर 1-2 गोलियां और फंसी हुई हों, हमें फिर से एक बार देख लेना चाहिए। जब एक बार फिर से देख लेंगे तो हो सकता है कि कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यदि अंतिम संस्कार के बाद अगर गोलियां वहां मिल जाती हैं तो शायद हम लोगों की बड़ी बदनामी होगी, दिक्कतें होंगी। जब डॉक्टर ने ये बात कही तो एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर की बात को थोड़ा सीरियसली लिया और उच्च अधिकारियों से बातचीत की। उच्च अधिकारियों ने कहा कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, इत्मीनान नहीं हो रहा है, तो आपको फिर से पोस्टमार्टम कर लेना चाहिए। यानी कि 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका था, अब तीसरी बार पोस्टमार्टम होता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि शरीर के किसी हिस्से में कोई और गोली तो नहीं फंसी हुई है। तीसरी बार पोस्टमार्टम हो जाता है और इस बार पूरी तरह से इत्मीनान हो जाता है कि अब शायद इस शरीर के अंदर कोई गोली फंसी हो ही नहीं सकती। जब गोलियों की गिनती की जाती है, गिनती करने के बाद पता चलता है कि 69 गोलियां उसके अंदर, यानी कि 69 गोलियां उस मृत शरीर के अंदर से जब बाहर निकाली जाती हैं और ये बात अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है तो संभवतः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इतिहास में पहली कोई ऐसी घटना रही होगी जब किसी व्यक्ति को मारने के लिए थोड़ी बहुत नहीं 72 गोलियां चलाई गई थीं, जबकि उस व्यक्ति को पहले से ही एहसास था, आभास था कि उस पर गोलियां चलेंगी, उसकी हत्या हो सकती है, इसलिए उसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी हुई थी। लेकिन जब गोलियां चलती हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी कुछ काम नहीं कर पाती है। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी को जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का, दक्षिण दिल्ली का जो इलाका है उसका एक गांव लगता है आया नगर। ये कहानी शुरू होती है साल 2020 से, उस दौर में जब लॉकडाउन लगा हुआ था। इसी आया नगर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम दीपक लोहिया होता है। दीपक लोहिया पेशे से एक ड्राइवर होता है जो कि स्कूल की एक वैन चलाया करता था। बच्चों को घर घर से उठाकर उनको स्कूल पहुंचाना और स्कूल से वापस बच्चों को लाकर उन्हें घर घर पहुंचाना, इस तरह काम था। और इस काम से जब उसे फुर्सत मिलती थी तब वो भैंसों का और गायों का दूध को दोहन करता था, यानी कि दूध उनका निकाला करता था। जिंदगी उसकी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में बेरोजगारी का दंश आएगा। यानी कि स्कूल बंद हो जाते हैं, जब लॉकडाउन लग जाता है तो उसके बाद वैन पर जो ड्राइविंग करता था वो स्कूल बंद हो जाते हैं तो बच्चों को ले जाना भी बंद हो जाता है और वो बेरोजगार हो जाता है। जैसे ही दीपक लोहिया बेरोजगार हो जाता है तो घर पर बैठा रहता है, काफी दिन तक परेशान रहता है। इसी बीच में उसके एक मुलाकात होती है इसी गांव के रहने वाले अरुण लोहिया नाम के एक लड़के से, जो कि अच्छे घर से है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कुछ गहरी हो जाती है। इसी बीच में दीपक लोहिया अपनी पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से लॉकडाउन में वो बेरोजगार हो गया है, वो करे क्या ये समझ नहीं आ रहा है, अब आगे उसको क्या करना चाहिए। इसी बीच में अरुण लोहिया ने उसको एक ऑफर दिया, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ऐतराज ना हो, तो जो मैं बिजनेस व्यापार करता हूं तुम मेरे साथ बिजनेस व्यापार में शामिल हो जाओ। यानी कि वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी शामिल हो जाओ। अब दीपक लोहिया को कुछ पैसे का इंतजाम करना था और कुछ पैसे का इंतजाम करने के बाद अरुण लोहिया के साथ ये उसके पार्टनर हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है और काम धंधा शुरू कर देते हैं। वक्त अब अच्छा गुजरने लगता है, पहले थोड़े पैसे कमाए जाते थे, अब पैसे ज्यादा कमाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में ये एक प्लॉट को लेकर इन दोनों के बीच में तनाव हो जाता है और तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। कहासुनी शुरू हो जाती है। जब बात कहासुनी पाती है तो दोनों के बीच में फिर जब मामला बढ़ने लगता है तो गांव के जिम्मेदार लोग बैठ जाते हैं और बैठने के बाद इन दोनों के बीच में समझौता करा देते हैं कि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, एक ही गांव के रहने वाले हैं, क्या फायदा। तो आपस में जो भी समझौता तय किया जाता है, समझौते में कुछ रकम का लेन देन था, उसको भी तय कर लिया जाता है। लेकिन इस रकम के लेन देन के बीच में भी कुछ विवाद बढ़ जाता है और एक दिन अरुण लोहिया को मौका मिल जाता है, वो दीपक लोहिया को बहुत बुरी तरह से पीट देता है। यह अप्रैल 2024 की बात है। इतना बुरी तरह से पीटता है कि उसके हाथ तोड़ देता है और उसके पैर भी तोड़ देता है। वो टूटे हुए हाथ पैर लेकर
सीधा पहुंच जाता है नजदीकी पुलिस स्टेशन और जाने के बाद पूरी कहानी बयां करता है कि साहब गांव आया नगर का ही रहने वाला एक लड़का अरुण लोहिया जिसका नाम है, उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की है, उसने उसके हाथ और पैर तोड़ दिए हैं। बस वो मरा ही नहीं है, बाकी उसके साथ ऐसी कोई बात बची नहीं है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद पुलिस ने इसमें मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज हो जाती है और मामला एक कोर्ट पहुंच जाता है। अब एक गवाही दे रहा है कि मेरे हाथ पैर तोड़े हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश की है। दूसरा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसका नाम अरुण लोहिया होता है। इसी बीच में गांव के लोगों ने अब दीपक को भी उकसाना शुरू कर दिया और साथ ही अरुण को भी उकसाना शुरू कर दिया। अरुण को लगा कि तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है, उधर दीपक को भी ऐसा बताने लगे कि तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। लेकिन मारपीट जो हुई थी वो दीपक लोहिया के साथ हुई थी। दीपक लोहिया को लगता है कि इस बात का बदला लेना चाहिए और वो इसी बात के इंतजार में था। और वो तारीख आती है 15 मई 2025। 15 मई 2025 की तारीख थी। दोपहर का 1 बजे के आसपास का समय हो रहा था। अरुण लोहिया अपने पिता रामवीर लोहिया के साथ साकेत कोर्ट में तारीख पर गए थे और तारीख पर जाने के बाद जब वापस लौट रहे थे अपने गांव की तरफ, आया नगर की तरफ, तो रास्ते में ही एक मेहरौली गुरुग्राम रोड पर सीडीआर चौक पड़ता है, जो कि छतरपुर शायद पास में ही एक रेलवे स्टेशन भी है। वहां पर आने के बाद जैसे वहां जाते हैं तो यहाँ चौराहे पर बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था। जाम कुछ इस कदर लगा हुआ था, जो इनकी एक एसयूवी कार होती है ना वो आगे बढ़ पा रही थी ना वो पीछे हट पा रही थी और स्थिति कुछ ज्यादा भयानक हो जाती है। लगभग आधे घंटे तक ऐसी ही जाम की स्थिति में ये अरुण लोहिया और उसके पिता रामवीर लोहिया जाम में फंसे रहते हैं। उनकी एसयूवी कार फंसी रहती है। इसी बीच में एक बाइक वहीं पास में दूसरी तरफ आकर रुकती है और रुकने के बाद उससे बाइक पर आते हैं 2 व्यक्ति और दोनों व्यक्ति जब आते हैं, आने के बाद शीशे पर नॉक करते हैं और जैसे ही शीशा खुलता है तो एक के बाद एक लगभग 20 गोलियां चलाई जाती हैं और अरुण लोहिया को जब गोली लगी मारी जाती हैं तो लगभग 9 गोली उसको लग जाती हैं। बाकी जो गोली इधर उधर चली जाती हैं। हालांकि जो उसके पिताजी थे रामवीर लोहिया वो किसी वजह से बच जाते हैं और ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है कि दिन दहाड़े इस तरह से गोलियां चलाई गई हैं। एक व्यवसायी जो कि स्क्रैप का भी काम करता है, जो कि प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का भी काम करता है, उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो 5 जून 2025 को आखिरकार पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। और खुलासा करने के बाद पता चला कि दीपक लोहिया ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने दोस्त योगेश का सहारा लिया था। योगेश और ये दोनों ही जाते हैं और वहां पर जाकर ताबड़तोड़ लगभग 20 गोलियां चलाते हैं। लेकिन जाम ये कोई ऐसा नहीं था कि अपना आप से लग गया था, बल्कि इस जाम को लगाया गया था। इन्होंने दीपक ने अपने ही एक और दोस्त का सहारा लिया था जिसका नाम अजय होता है। अजय ने अपनी ऑल्टो कार को चौराहे पर कुछ इस तरह से खड़ा किया कि कम से कम आधे घंटे तक लोग जाम में फंस जाते हैं और इस जाम में एसयूवी कार जो अरुण लोहिया की थी वो भी फंस जाती है। जब ये पुलिस घटनाक्रम का खुलासा कर रही तो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद मुठभेड़ में शायद गिरफ्तार किए गए थे। इसमें दीपक लोहिया और जो उसका दोस्त होता है योगेश, उसको गोली भी लग जाती है। पुलिस ने गिरफ्तार करती है 5 जून 2025 को और जेल भेज देती है। अब यहां पर मामला ऐसा लग रहा था कि अब ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, थमी नहीं है, बल्कि कहानी बहुत बड़ा और विकराल रूप धारण कर लेगी। और इस बात का सबसे ज्यादा जो एहसास हो चुका था वो दीपक लोहिया के जो पिता होते हैं रतन लोहिया, उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि दीपक भले ही जेल चला गया है, हालांकि इस बीच में मौका पाते इन्होंने अपने बेटे दीपक लोहिया को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था कि हमारा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे कहने में नहीं है, हमारी कोई बातचीत नहीं मानता है। और साथ ही जो उनका छोटा वाला बेटा होता है, छोटे बेटे को वो विदेश भेज देते हैं कि बेटा अब तुम बाहर खाने कमाने के लिए चले जाओ, क्योंकि अब यहां पर जो अदावत है, गांव के अंदर दुश्मनी है, वो बहुत बड़ी हो गई है। इस दुश्मनी को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। इसी बीच में रतन लोहिया एक फौजी के पास जाते हैं। फौजी से जाकर कहते हैं कि साहब हमारे गांव में बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई है, मेरे बेटे ने एक लड़के की हत्या कर दी है, देर सवेर वो हमारे घर में परिवार में किसी पर भी हमला बोल सकते हैं, इसलिए मुझे एक बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट की बात आती है तो फौजी इंतजाम कर देता है। अब ये रोज सुबह को अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक संडे मार्केट लगती है, वहां पर डेयरी है, डेयरी पर वो दूध का दोहन करने के लिए जाते हैं, गाय और भैंसों का। सुबह रोज उठना जाना और दूध का दोहन करना, और साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको पहन के जाते हैं। उन्हें ये कहीं ना कहीं अंदेशा था कि कभी ना कभी उन पर भी हमला हो सकता है, और वो उनका अंदेशा 30 नवंबर 2025 की सुबह 6:52 के आसपास ये पूरा हो जाता है, पुख्ता हो जाता है। पुख्ता इसलिए होता है जब वो डेयरी के पास में खड़े हुए थे, सुबह सुबह का ये वक्त था। इसी बीच में एक काले रंग की कार आती है और उस कार में से 4-5 लोग उतरते हैं। उतरने के बाद इस व्यक्ति यानी कि रतन लोहिया के पास जाते हैं और पास जाने के बाद सर में एक के बाद एक 3 गोलियां मारते हैं। ये उनको बिल्कुल पूरी तरह से जानकारी थी, उनको मालूम था कि इस व्यक्ति ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है
और शायद इसलिए बचने की कोशिश करेगा, लेकिन उन्होंने सबसे पहले उसके सर को निशाना बनाया। अब वो यहां पर रुकते नहीं है, थमते नहीं है। अब यहां पर लगभग 4 या 5 मिनट के आसपास लगातार गोलियां चला रहे थे। उनके पास जो आधुनिक हथियार होते हैं, जैसे जिगाना पिस्टल होती है, बेरूटा पिस्टल होती है, इस तरह की पिस्टल से 4 मिनट में उन्होंने लगभग 72 राउंड गोलियां चलाई उस व्यक्ति पर, जिसकी उम्र लगभग 57 साल के आसपास थी। लगातार गोलियां चल रही थी। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल हो जाता है। तभी किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया 112 नंबर पर। पुलिस इससे पहले कि मौके पर आती, तब तक वो गोली चलाने वाले जो बदमाश थे मौका पाते वहां से भाग जाते हैं। इस बीच में उस बुजुर्ग आदमी को वहां से लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये मर चुका है, ये बच नहीं सका। और जब इसका पोस्टमार्टम होता है इस रतन सिंह लोहिया 57 साल के इस बुजुर्ग आदमी का, तो पता चलता है कि इसके शरीर के अंदर से लगभग 24 घंटे तक पोस्टमार्टम होता है। और पोस्टमार्टम भी 3 राउंड में होता है। 3 राउंड में 69 यानी कि 69 गोलियां उसके शरीर के अंगों से बाहर निकाली जाती हैं। और परिवार को लगभग 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। जो रतन लोहिया को गोली मारी जाती है 72, लेकिन उसके बेटे दीपक ने जो गोली मारी थी अपने दोस्त अरुण को, जिसके साथ वो व्यापार कर रहा था, उसको 20 गोली मारी थी। 20 में से उसको 9 गोली लगती हैं। शायद अभी पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जब इस घटनाक्रम का खुलासा होगा तो कहीं ना कहीं पुरानी अदावत, पुरानी रंजिश ही सामने निकल कर आएगी। इसमें ऐसा भी लग रहा है जैसे क्या जो विदेशी शूटर हैं, जो विदेशी लोग इस तरह का काम करते हैं, उनका सहारा लिया गया है। अब कौन है इसके पीछे, कौन नहीं है, ये पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन ये बाप को जो मारा गया है, वो बेटे ने जिस तरह से उसकी हत्या की थी और उनकी, उसी मामले में ही जोड़कर देखा जा रहा है। परिवार के लोगों में दहशत का माहौल है। एक ही नहीं बल्कि दोनों ही परिवार के लोग दहशत में हैं। और आगे हो सकता है कि ये लड़ाई और भी जारी रहे। न जाने कितने लोगों का खून पिया जाएगा, कितने लोग मारे जा सकते हैं। इसमें पुलिस को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की फिर से कोई पुनरावृत्ति ना हो सके। लेकिन पुलिस भी क्या करेगी, जब किसी ने अगर दुश्मनी की ठान ही ली है तो शायद कोई और भी निशाना हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से रतन लोहिया को यह एहसास हो चुका था कि उसके बेटे ने जिस तरह से हत्या की है, तो कहीं ना कहीं परिवार पर यह आफत आ सकती है। इसीलिए काश उसने ही अगर बर्दाश्त कर लिया होता, दीपक ने या फिर अरुण ने ही बर्दाश्त कर लिया होता कि इस तरह की जो लड़ाई झगड़े हैं उसको ना बढ़ाया जाए आगे। अब इसमें जो अरुण लोहिया है, उसकी वो शादी हो चुकी थी, उसको 2 बच्चे हैं। उन बच्चों की परवरिश, बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी बातें हैं जो हमेशा इन परिवार के लोग शायद ही कभी इस झगड़े को भुला पाएंगे, शायद इस युद्ध को कभी खत्म करा पाएंगे। दोस्तों, जाते जाते जावेद हैं जो लोनी के रहने वाले हैं, जफरुल्ला हैं जो सिंगापुर में रहते हैं, सुभाष चौहान हैं जो कि मुंबई में रहते हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश भोजपुर के रहने वाले हैं मोहम्मद दिलावर सैफी, मेरठ के रहने वाले हैं धनपाल वर्मा, जीतू कुमार, जयवीर सैनी बुलंदशहर से हैं, अफसरुल खान, ओम नारायण पासवान चंदूसी से, नवरत्न सैनी राजस्थान से, दिलीप कुमार, सलमान हुसैन प्रयागराज से, सत्यनारायण दिल्ली से, राम कृपाल पंजाब से, परवेज आलम मयूर बिहार डासना से, वैभव नसीम खान जौनपुर से, रोहित चौधरी हाथरस से, अरुण कुमार वकील खान हरिद्वार से, देवेश कुमार, लालजी भारती, सलाउद्दीन चांदपुर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।